नमस्कार मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल जिसका कि नाम है स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 पर। जी हाँ मित्रों, आपकी तैयारी को एक नया आयाम देने के लिए हमने यह श्रृंखला प्रारंभ कर दी है, लेकिन उसके पहले आप हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और इस क्लास को कर दीजिए शेयर, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है यह। आप इससे बिल्कुल भी ना चूकें। आज की ये जो क्लास है वो हिंदी भाषा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में है। सिर्फ महत्वपूर्ण ही नहीं, अति महत्वपूर्ण क्लास होने नहीं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आपके लिए। तो आप बने रहिए हमारे साथ, और साथ ही साथ आप जानते रहिए कि हमारे चैनल पर संस्कृत, संविधान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थव्यवस्था, कंप्यूटर, छत्तीसगढ़ स्पेशल, करंट अफेयर आदि की क्लासेस जो हैं चलाई जा रही हैं, जो कि बहुत ही उपयोगी है, बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाई जा रही हैं। तो आपने अगर उन क्लासेस को नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, ठीक है मित्रों, और बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ बनने के लिए आपको करना होगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब। तो उतना तो आपने कर ही दिया होगा, और आप अपनी परीक्षा की तैयारी में लगातार जुटे रहिए। किसी भी प्रकार से यह मौका जाने मत दीजिए, जान लगा दीजिए। चलिए प्रारंभ करते हैं आज यह क्लास, और देखेंगे आप पहला फैक्ट क्या है। भारत की प्रथम देश भाषा किसे कहा जाता है। जी हाँ मित्रों, वर्ड टू वर्ड यही क्वेश्चन पूछा गया था आपकी परीक्षा में टीजीटी में। भारत की प्रथम देश भाषा किसे कहा जाता है, तो वह कहा जाता है पाली को। और आप जानते ही हैं कि महात्मा बुद्ध ने, जिन्हें कुछ लोग भगवान बुद्ध भी कहते हैं, और उनके अनुयायियों ने जन साधारण को उपदेश किस भाषा में दिया था, पाली भाषा में दिया गया था। आपसे यह प्रश्न सीधे तौर पर पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था, तो उसका जवाब होगा पाली भाषा। और पाली ही भारत देश की प्रथम देश भाषा कही जाती है। सिंहल या श्रीलंका, यानी श्रीलंका को ही सिंहल कहा जाता है। तो वहाँ के जो लोग थे पाली भाषा को मागधी कहा करते हैं, यानी श्रीलंका में आपकी पाली भाषा मागधी के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त कर चुकी है। अब आप देखिए कि प्राकृत के कितने प्रमुख भेद होते हैं। प्राकृत के 5 प्रमुख भेद होते हैं, और हमें आगे पढ़ने के लिए उन 5 भेदों को जान लेना अत्यंत ही आवश्यक होगा। पहला भेद है आपका सौरसेनी, दूसरा पैसाची, महाराष्ट्री, अर्धमागधी और मागधी। आपने सुना होगा प्रश्न कि ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ है, अवधी भाषा का विकास किससे हुआ। तो इन सभी का जवाब आपको इसमें मिल जाएगा। वैसे इसकी एक क्लास हम ऑलरेडी आपके लिए दे चुके हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देखिए। भाषा एवं व्याकरण पर आधारित जो आपकी क्लास है, हमने एनटीए के नेट जेआरएफ के सिलेबस के अंतर्गत उसको पढ़ा रखा है, उसको भी आप देख लीजिए और इसे भी देख लीजिए। एकदम आपके दिमाग में ये सारे फैक्ट इस तरह से सेट हो जाएंगे, कभी भी आप भूल नहीं पाएंगे। चलिए अब आप बताइए और पढ़ते रहिए हमारे साथ। सौरसेनी प्राकृत मथुरा या सूरसेन जनपद के आसपास बोली जाती थी। आपसे प्रश्न बनेगा कि सौरसेनी कहाँ बोली जाती थी, तो सौरसेनी बोली जाती थी प्राकृत। सौरसेनी जो प्राकृत है वो मथुरा या सूरसेन, मथुरा को सूरसेन भी कहा जाता था, तो जनपद के आसपास की बोली थी, और यह मध्य देश की प्रमुख भाषा थी। जी हाँ मित्रों, आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे प्राचीन कोसल क्षेत्र। प्राचीन कोसल क्षेत्र में अर्धमागधी प्राकृत बोली जाती थी। जैन साहित्य में अधिकतर इसी का प्रयोग हुआ है। कहा भी जाता होगा, आपने पढ़ा होगा कि जैनों की भाषा क्या थी, तो जैनों की भाषा जो थी वो अर्धमागधी प्राकृत में थी। अभी आपने देखा कि बौद्ध धर्म की भाषा पाली थी और जैन धर्म की भाषा प्राकृत थी। अपभ्रंश का अर्थ क्या क्या होता है, यह भी जानना आवश्यक है, क्योंकि पूछा जाता है आपसे, आपके परीक्षा में इससे प्रश्न बनते हैं। आप देखते होंगे व्याकरण के जो प्रश्न है वो थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि नॉर्मल होते जा रहे हैं। अधिकतर परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो एग्जामिनर थोड़ा सा टफ करने के लिए इस टाइप के प्रश्न पूछेगा, और यह भाषा विज्ञान से प्रश्न उठाएगा। तो आप भाषा विज्ञान को भी अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए। अपभ्रंश का अर्थ क्या क्या होता है। अपभ्रंश अर्थात बिगड़ा हुआ, भ्रष्ट, गिरा हुआ या पतित। तो अपभ्रंश का अर्थ यही हुआ कि बिगड़ा हुआ, भ्रष्ट और गिरा हुआ। आपने देखा होगा संस्कृत नाटकों में अपभ्रंश भाषा का प्रयोग जो निम्न कोटि के पात्र हुआ करते थे वो करते थे। भारतीय भाषा के इतिहास में 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक के काल को अपभ्रंश काल नाम दिया गया। कब से कब तक, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। अपभ्रंश का काल कब से कब तक माना जाता है, इस प्रकार का प्रश्न यदि आपकी परीक्षा में आए तो आप गलत नहीं करेंगे। वहाँ पर आप क्या आंसर लगाएंगे, 500 से 1000 ईस्वी तक माना जाता है अपभ्रंश भाषा का काल।
आधुनिक आर्य भाषा के अंतर्गत हम देखेंगे क्या क्या है, तो इसमें हिंदी, बंगला, गुजराती, मराठी, पंजाबी, उर्दू, उड़िया आदि का विकास जो है वो अपभ्रंश से ही हुआ है। ठीक है मित्रों, अब अपभ्रंश के नाम आप जान लीजिए क्या क्या कहा जाता है अपभ्रंश को। इसे ग्रामीण भाषा कहा जाता है, देसी भाषा कहा जाएगा, देश भाषा, अपभ्रंश कहा जाएगा, अवहंस कहा जाता है, अवहथ कहा जाता, अवहठ और अवहट। जिस प्रकार से एक ही व्यक्ति के कई नाम हुआ करते हैं, किसी का घर का नाम कुछ और होगा तो उसके मित्र उसे किसी अन्य नाम से जानते होंगे, माता पिता प्यार दुलार में किसी अन्य नाम से पुकारते होंगे, विद्यालय में उसका जो एडमिशन हुआ होगा वो किसी अन्य नाम से हुआ होगा, पति पत्नी एक दूसरे को अलग अलग नामों से पुकारते हैं। उसी प्रकार से आपको जो अपभ्रंश भाषा है उसको भी विभिन्न व्यक्तियों ने अलग अलग नाम दिए हैं और ये सारे नाम एक ही भाषा के हैं। अपभ्रंश भाषा के नाम ये सारे हैं, आप याद कर लीजिए। इसकी PDF हम आपको दे देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पर, यदि आपने उसे नहीं ज्वाइन किया है तो ज़रूर ज्वाइन करें। प्राकृत भाषाओं की तरह अपभ्रंश के परिनिष्ठित रूप का विकास मध्य देश में हुआ। कहाँ पर हुआ था? मध्य देश में। वेरी इंपॉर्टेंट, इसे आप स्टार लगा लीजिएगा, जरूर आपकी परीक्षा में आएगा ये। हिंदी का जन्म इस मध्य देश में संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश के योग से हुआ। किसके किसके योग से? संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों को मिला करके हिंदी का जन्म हुआ है। सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, ब्रजभाषा और खड़ी बोली का विकास हुआ है। प्रश्न बनता है इस प्रकार से कि राजस्थानी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, तो आप जवाब देंगे सौरसेनी अपभ्रंश से। ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ, तो उसका भी जवाब होगा सौरसेनी अपभ्रंश से। पश्चिमी हिंदी और खड़ी बोली का विकास किससे हुआ है, तो उसका जवाब हो जाएगा सौरसेनी अपभ्रंश से। यानी पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, ब्रज, खड़ी बोली का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। यह बात अपने माइंड में आप अच्छे तरीके से सेट कर लीजिए। उसके लिए आपको हमारी प्रत्येक क्लास को लगातार देखना होगा, बार बार देखना होगा। यदि आप नोट्स बनाना चाहें तो बना लीजिए, और अगर नहीं बनाना चाहते हो तो PDF तो हम आपको दे ही देते हैं। पैसाची अपभ्रंश से लहंदा और पंजाबी भाषा बनी। क्या क्या बनी है? लहंदा और पंजाबी बनी हुई है पैसाची से। पैसाची पंजाबी, पंजाबी लोग पहनते हैं लहंगा, और पैसाची और पंजाबी को वैशाखी का जो त्यौहार है कहाँ मनाया जाता है? पंजाब में मनाया जाता है ना। आप उसी से मैच कर लीजिए इसको। पैसाची, लहंदा और पंजाबी भाषा इसके योग से बनी हुई है। पैसाची अपभ्रंश से लहंदा और पंजाबी भाषा का विकास हुआ है। ठीक है मित्रों, स्पष्ट हो रहा है? कहीं भी कोई डाउट रह जाता है तो आप डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर दीजिए, या हमारे टेलीग्राम चैनल पर आकर मैसेज कर दीजिए। ब्राह्मण अपभ्रंश से सिंधी भाषा का विकास हुआ है। किससे हुआ है ब्राह्मण अपभ्रंश का विकास? ब्राह्मण अपभ्रंश से किसका विकास हुआ? तो सिंधी का। सिंधी एक भाषा है, सिंध प्रदेश में बोली जाती है, तो इसका विकास हुआ है ब्राह्मण अपभ्रंश से। खस अपभ्रंश से पहाड़ी, कुमायूनी और गढ़वाली भाषा का विकास हुआ है। पहाड़ी, कुमायूनी और गढ़वाली ये तीनों का विकास हुआ है खस से। आप इसको याद कर लीजिए। ये इस प्रकार के प्रश्न तो आपकी परीक्षा में बनते ही बनते हैं, तो आप इस बार गलत करके नहीं आएंगे और सफलता को हासिल करके आएंगे। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से मराठी का विकास हुआ है। महाराष्ट्रीय और मराठी दोनों का आप कोरिलेट कर लीजिए। महाराष्ट्रीय, मराठी, माँ दोनों हैं, तो इनका विकास महाराष्ट्रीय से हुआ है, मराठी का विकास। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी का विकास हुआ है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी यानी पूर्वी हिंदी तो आपकी उपभाषा है। इसके अंतर्गत 3 बोलियां शामिल हैं। हमारे यहाँ जो बोली बोली जाती है वह अवधी बोली जाती है। मैं भी अवध क्षेत्र से बिलोंग करती हूँ। बहुत ही प्यारी भाषा, ये हमारी मातृभाषा हम कहेंगे। इसी भाषा को हम लोग प्रतिदिन बोलते हैं। तो अर्धमागधी अपभ्रंश से अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी का विकास हुआ है। मागधी अपभ्रंश से किसका किसका विकास हुआ? बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया का। ठीक है। अपभ्रंश में लगभग वे ही ध्वनियाँ थी जिनका प्रयोग प्राकृत में होता था, यानी कहीं अलग से किसी ध्वनि का निर्माण नहीं हुआ है। जो ध्वनियाँ आपके बोली जाती थी अपभ्रंश में, वही प्राकृत में भी बोली जाती थी। संस्कृत, पाली तथा प्राकृत संयोगात्मक भाषाएं थी। मित्रों, इसी प्रकार का सेम क्वेश्चन बना था। संयोगात्मक और वियोगात्मक पूछता है। संस्कृत, पाली तथा प्राकृत संयोगात्मक भाषाएं थी, किंतु अपभ्रंश भाषा जो है वह वियोगात्मक हो गई है।
तद्भवों को हिंदी भाषा का प्राण माना जाता है। तद्भव, तद्भव का तात्पर्य होता है तद धन भव, यानी वे शब्द जो संस्कृत से कुछ परिवर्तन करके ले लिए गए किसी अन्य भाषा में या हिंदी में, वे कहलाए तद्भव। हिंदी की मूल उत्पत्ति सौर सेनी अपभ्रंश यानी कि पश्चिमी हिंदी से मानी जाती है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है, तो आप जवाब देंगे सौर सेनी अपभ्रंश से हुई है। पश्चिमी हिंदी से ब्रजभाषा, कनौजी, बुंदेली, खड़ी बोली, बांगरू और राजस्थानी का विकास हुआ है। यानी आपके पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 1, 2, 3, 4, 5, 6 भाषाएं, 6 बोलियां आ जाती हैं। इनका विकास इसी से हुआ। अब पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। बहुत ही प्यारी भाषा है। ये सारी भाषाएं हमारे देश की विशेषता है, विविधता में एकता। तो ये सारा जो है मिल करके हमारे देश को एक नया रूप प्रदान करती हैं और इसकी इस गरिमामयी उपस्थिति को बनाए रखती हैं। यानी अनेकता में एकता की जो विशेषता है वह आप देख ही रहे होंगे कितनी प्यारी है। और मित्रों, हमारी क्लासेस कैसी लगती है आपको कमेंट बॉक्स से कमेंट करके अवश्य बताया करिए। पहाड़ी प्रदेश की बोलियां कुमाऊनी व गढ़वाली हैं। यानी पहाड़ी प्रदेश में कौन कौन सी बोलियां बोली जाती हैं, तो कुमाऊनी बोली जाती है और गढ़वाली बोली जाती है। हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान ये सब संस्कृत के नहीं, फारसी के हैं। जी हाँ मित्रों, हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान ये सारे के सारे शब्द फारसी भाषा के हैं। प्रश्न ये भी बनता है, हिंदी भाषा का जन्म उत्तर भारत में हुआ, नामकरण ईरानियों और भारत के मुसलमानों ने किया। ये तो वही हाल है। वासुदेवानंद प्रसाद जी ने कहा है कि ये उसी प्रकार की वही स्थिति पैदा करता है कि बच्चा हमारे घर में पैदा हो और नामकरण हमारा पड़ोसी करे। ये भाषा तो हमारी है, हमारे देश की भाषा है, लेकिन इसका नामकरण किसने किया? ईरानियों ने किया। ठीक है मित्रों, तो बड़े आश्चर्य की बात है, जब विडम्बना ही कहेंगे इसको। और हम क्या कह सकते हैं, 13वीं सदी में एक कवि हुए, भारत के फारसी कवि हुए। कवि का नाम था औफी। यानी 1228 ईस्वी में सर्वप्रथम हिंदवी शब्द का प्रयोग हिंद की देसी भाषा के लिए इन्होंने किया था। इन सर्वप्रथम औफी, कवि औफी महोदय ने ही हिंदी शब्द का प्रयोग किया था, हिंदवी शब्द का प्रयोग किया था भारत की देशी भाषा के लिए। दुनिया की भाषाओं में हिंदी का स्थान तीसरा है। यह भारत के अलावा कहाँ कहाँ बोली जाती है? बर्मा में बोली जाती है, श्रीलंका, मॉरिशस, त्रिनिडाद, फिजी, मलाया, सूरीनाम, दक्षिण एवं पूर्वी अफ्रीका आदि देशों में यह हमारी जो बोली है, हमारी जो भाषा है वह बोली जाती है। यानी सिर्फ देश देश में नहीं, विदेश में भी हमारी भाषा बोली जाती है। तो आज की यह महत्वपूर्ण क्लास बहुत ही अच्छे तरीके से हमने प्रदर्शन करने की कोशिश किया। यदि कोई भी डाउट आपके हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आया है, तो आप जाके कमेंट करिए, हम आपको ज़रूर उसका जवाब देंगे। और हाँ, यदि आपके लिए किसी भी प्रकार की कोई समस्या है क्लास को अटेंड करने के लिए, तो आप उसे भी हमें ज़रूर बताएं। हम आपको PDF उपलब्ध करा देंगे, आप PDF से पढ़ाई करिए। और PDF को प्राप्त करने के लिए आपको करना होगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को आप जो है टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। वहाँ पर स्मार्ट स्टडी क्लासेस नाम का जो चैनल है टेलीग्राम पर, वहीं पर आपको सारी क्लासेस की PDF मिलती है, वो भी बिल्कुल फ्री में। सोचिए, इतनी शानदार PDF हमारे सर के द्वारा बनाई जा रही है आपके लिए कि देखते ही लगेगा आपको बहुत अच्छा लगे। देखने में भी अच्छा लगता है तो पढ़ने में भी अच्छा लगता है। जी हाँ मित्रों, जैसे आप किसी भी खाने को देखकर इसका रंग देख करके इसका टेस्ट का अंदाज़ा लगाते हैं कि यह चीज़ देखने में अच्छा है तो खाने में भी अच्छा होगा, वैसे ही ये जो PDF है इतने शानदार तरीके से बनाया गया है कि यदि आपको देखने में सुंदर लग रहा है तो पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। और मैटर तो मैं दावा करती हूँ कि हमारे चैनल पर इतना अच्छा मैटर दिया जा रहा है कि आप किसी पेड बैच से भी जुड़े होंगे तो भी आपको इतना अच्छा मैटर नहीं मिल पाएगा। तो आप इस अवसर को अपने हाथ से न जाने दीजिए और हमारे चैनल पर बने रहिए, हमारे क्लासेस को देखिए। अब अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों में इसे शेयर कर दीजिए। प्रत्येक क्लास को देखते रहिए अच्छे तरीके से, आप नोट्स को बनाइए, क्लास का रिवीजन करिए, बार बार क्लास को देखिए। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि आप लगातार क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करिए। अध्ययन को आप उसमें जब तक आपकी मंजिल आपको ना मिल जाए तब तक आप धीरे 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 कच्छप गति से आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि हम ज़्यादा तभी थकते हैं जब मंजिल के एकदम करीब हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है आपको, ये चढ़ाई है, धीरे 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 आप जितना ऊपर जाते जाएंगे
आपके लिए चढ़ना जो है थोड़ा सा मुश्किल होगा और आपको लगेगा कि यह हमारे लिए यहाँ तक पहुँच पा रहा नामुमकिन है, लेकिन आप यहाँ पर पहुँचकर हाँफने लगते हैं, थक जाते हैं। ऐसा नहीं करना, आपको नया जोश जुनून बरकरार रख के अपनी मंजिल तक पहुँचना ही पहुँचना होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ कि आपको हमारी बातें अच्छी लगी होंगी, समझ में आई होंगी और आप इनको ध्यान में देंगे, साथ ही साथ आप हमारे क्लासेस को लगातार पढ़ते रहेंगे। चलिए हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, जो कि बहुत ही शानदार और जानदार क्लास होने वाली है। व्याकरण के फैक्ट पर आधारित होगी अगली क्लास जो मैं लेकर के आऊँगी। बहुत ही मजा आएगा आपको पढ़ के, तो आप जरूर पढ़िएगा उसे। और हाँ, तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।